हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ पढ़ा था। अब हम उसी को आगे बढ़ाते हुए जीडीपी के बारे में समझेंगे और इससे जुड़े हुए और इस तरह के आंकड़ों के बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद हम वेरियस इकोनॉमिक एंड सोशल मेजर्स पढ़ेंगे, मतलब किसी देश की तरक्की को कैसे नापा जाए। सिर्फ इकोनॉमी ही एक तरीका नहीं है, और भी चीजें हमें देखनी चाहिए एक देश की तरक्की को नापने के लिए, और वो सब हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। अब दोस्तों, ये पूरी टेबल है। दिखने में तो भयानक सी लग रही है, पर आसान है। एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम जीडीपी को ही उठाते हैं। अब जीडीपी का पहले तो मतलब क्या होता है, आप देखिए। इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसकी फुल फॉर्म में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। बेसिकली हम कहना चाह रहे हैं कि इंडिया में जितनी भी हमारी टोटल कमाई हुई, या फिर चाहे वो आईटी के जरिए हुई हो, आईटी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर के जरिए हुई हो, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हुई हो, या एग्रीकल्चर से हुई हो, या गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ कमाई करी हो, सभी कुछ जो है, या गवर्नमेंट ने कुछ खर्चा करा हो, तो वो सब कुछ जो है जीडीपी होता है। बेसिकली आप जीडीपी की को लिख सकते हैं इस तरह से: कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, न्यू इन्वेस्टमेंट। आपके अगर पहले से कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो नहीं, जो आपने कुछ नया इन्वेस्ट किया है, प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश में जो भी कुछ बना है, अब वो कैसे मेजर हो। भाई सवाल उठता है कि गवर्नमेंट कहती है कि हम ये कैसे पता लगाएं कि हमारे देश में क्या क्या जो है इस साल बना है। तो उसके लिए क्या कहा गवर्नमेंट ने कि पहले तो भाई जितनी भी हमारे लोगों ने जो है खर्चा कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो कुछ बच गया वो इन्वेस्टमेंट कर दिया लोगों ने। फिर गवर्नमेंट कहती है कि भाई हमने भी तो कुछ खर्चा किया था, तो वो भी सारा ऐड कर दो। भाई हम खर्चा कहाँ से कर रहे हैं, हमारे पास पैसा आया तभी तो हम खर्च कर पाए उसको, तो वो भी ऐड कर दिया हमने। फिर उसके बाद हमने कुछ बाहर भी भेज दिया, तो वो भी ऐड कर दो। पर क्रूड ऑयल जैसी चीजें कुछ हमारे देश के अंदर भी आई हैं जो हमने प्रोड्यूस नहीं करी हैं, तो फिर उसको माइनस करो। तो यही कह दिया अब हमने। अब इसके पीछे आप लॉजिक समझिए। भाई जब हमने कहा था ना कि सारी देश में जितनी भी कमाई हुई है, तो कमाई का आप क्या करते हैं, या तो आप उसको खर्च कर देते हैं या उसको आप बचा कर रख लेते हैं। तो देखिए, आइए, जो आम इंसान है या कोई भी कंपनी है, उसने वो या तो खर्च करेगी, कंजम्पशन करेगी, या उसको इन्वेस्ट कर देगी। ठीक है, ये तो हो गया आम आदमी और कंपनियों के लिए। फिर गवर्नमेंट भी ऐसा ही है। गवर्नमेंट क्या करेगी, भाई गवर्नमेंट भी जो कुछ आता है सारा की सारा स्पेंड कर देती है अपने लोगों पर ही, तो वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गया। प्लस जो भी हमने एक्सपोर्ट कर दिया बाहर, क्योंकि वो क्या है कि वो लोग तो हमने ना खर्चा हुआ ना इन्वेस्टमेंट हुआ, वो तो हमने बाहर भेज दिया सारा माल अपना, उसके बदले हमको पैसा मिला है, तो वो एक्सपोर्ट ऐड कर दिया हमने। माइनस भाई जो इंपोर्ट है उसको बदले हमें पैसा देना पड़ गया ना बाहर, हमारी तो कमाई घट गई इंपोर्ट होने से, नेट जो हमारे देश का पैसा है वो बाहर चला गया, तो हमने माइनस कर दिया। तो ये सब जोड़ जाड़ के हमारा बन गया जीडीपी, जो हमने इधर लिख दिया है, प्रोडक्शन इन इंडिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब जीडीपी में क्या है कि अब आप एक और बात बताइए मुझे। ठीक है, हमने सारी अपनी कमाई का हिसाब लगा लिया, सारा खर्चा कर देख लिया हमने, सारा जो हमारा जो भी गवर्नमेंट ने स्पेंड करा वो भी देख लिया, फिर हमने ये भी देख लिया कितना हमने इसे सेव कर लिया। बट जो हमारी मशीनरी थी, क्या वो एक साल पुरानी नहीं हो गई? क्या हमारी जो बिल्डिंग थी वो एक साल पुरानी नहीं हो गई, एक साल के अंदर अगर हम बात करें तो उसकी डेप्रिसिएशन करिए। भाई एक मशीन जिसे 10 साल चलना था, उसका एक साल तो बीत गया इस साल में, तो वो भी तो हमारा खर्चा ही है एक तरह से। तो अब जो हमारी कमाई में से अब वो भी काट दीजिए डेप्रिसिएशन सारा, तो वो बन जाएगा एनडीपी। अब वैसे आपने हमेशा सुना होगा कि जीडीपी की ही बात की जाती है हमेशा हर जगह, भाई जीडीपी कितनी आई है, जीडीपी घट रही है बढ़ रही है, बट और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें समझना बहुत जरूरी है। तो एनडीपी हम लेके चले कि भाई जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटा दो। चलिए ये भी कर दिया हमने, अब इसको साइड कर दीजिए एनडीपी को, इसका काम खत्म। अब आइए आगे बढ़ते हैं वापस जीडीपी से ही। जीडीपी में अब क्या हुआ कि दोस्तों, ये सवाल उठा कि भाई एक बार हमने देख लिया कि इंडिया में कितनी कमाई हुई, पर सवाल उठा कि इंडिया में तो फॉरेनर्स भी तो रहते हैं। जैसे मान लीजिए एप्पल कंपनी है या फिर कोई चाइनीज कंपनी है, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रखी है उन्होंने, इंडिया में जो वो कमाई कर रही है, और फिर उस कमाई को तो वो देश से बाहर ले गई। तो हमारे देश हम क्यों गिन रहे हैं उसको अपनी कमाई में भाई? और जबकि जो हमारे इतने जो लोग हैं जो विदेशों में इतना अच्छा खासा कमा रहे हैं, इतने
स्टेब्लिश्ड हो गए हैं, जो इतने बड़े बड़े नाम हैं, जैसे लक्ष्मी मित्तल और ऐसे कितने सारे बड़े बड़े नाम हैं, जैसे हिंदुजा ग्रुप है, वो लोग भी इंग्लैंड में बाहर रहते हैं। तो उनकी कमाई तो देश में ही आती है, अल्टीमेटली इंडियंस हैं और इंडिया के सिटीजन हैं, वो इंडिया में ही पैसा दे रहे हैं बहुत सारा हिस्सा। तो उसका क्या, वो हमारी कमाई कैसे नहीं है? इसलिए ये तय हुआ कि नफिया नाम की एक चीज बनाई जाएगी। ये नफिया क्या है आप समझिए। नफिया का मतलब है कि भाई जितनी भी हमें बाहर से कमाई मिली हमारे सिटीजन्स द्वारा, माइनस जितनी भी यहाँ के जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने कमाई बाहर भेज दी है। सब कुछ नहीं भेजते हैं फॉरेनर्स, जो कमाई है जो इस देश में होती है सब कुछ नहीं ले जाते हैं, कुछ छोड़ देते हैं आगे इन्वेस्टमेंट की वजह से और गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। सब कुछ नहीं ले जा पाते हैं, गवर्नमेंट भी कम नहीं है, आसानी से ले जाने नहीं देती किसी को भी बाहर, मोटा टैक्स लगाती है अगर आप बाहर लेके जाएं तो इसलिए हमने कहा कि जितना आया माइनस जितना गया बाहर का पैसा, वो सारा को हम नफिया कह देंगे। और अब इसमें ऐड करने की बारी आ गई हमारे को नफिया की। हमने नफिया ऐड करते ही अब हमारे पास क्या आ गया कि इंडियंस ने क्या प्रोड्यूस किया। पहले था इंडिया ने क्या प्रोड्यूस किया, इंडिया में फॉरेनर्स भी रहते हैं और इंडिया से जो बाहर इंडियंस हैं उनको हम भूल गए थे जीडीपी में। पर जो जीएनपी है, ये है कि इंडियंस ने क्या प्रोड्यूस किया, कि भाई इंडिया जो चाहे बाहर रह रहा हो या इंडिया में रह रहा हो उसने क्या जो है कमाई करी है, वो हमें पता चलता है जीएनपी से। ठीक है। अब अगेन बात फिर से वही आ गई, भाई डेप्रिसिएशन क्यों भूल रहे हैं हम? अगर बाहर इंडियन कमा रहा है अच्छी बात है, तो उसकी मशीनरी भी डेप्रिशिएट हो गई, वो भी तो माइनस करो। अगर इन फॉरनर्स, भाई इंडिया में कोई आदमी कमा रहा है तो उसकी डेप्रिसिएशन करो। अगर ऑफकोर्स वो फॉरनर नहीं है तो फॉरनर्स की डेप्रिसिएशन फॉरनर संभालेंगे, इंडियंस को देखें उसकी, क्योंकि यहाँ तो जो है इंडियंस की बात हो रही है, इंडिया की नहीं। ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम हमने जो है डेप्रिशिएट करके एनएनपी पे ले आए उसको। आइए देखते हैं, पहले हम एनडीपी पे लाए थे, नेशनल डेवलपमेंट प्रोडक्ट, अब हम इधर ले आए हैं एनएनपी पे। ठीक है। अब इधर क्या हो गया भाई कि ये हो गया हमारा एनएनपी। अब इससे आगे और बातें आई। क्या बात आई कि भाई जो आम आदमी है उसको कहाँ एनएनपी जितनी कमाई मिल रही है। जैसे आपने देखा था ना, हमने कल बताया था कि भाई एक आदमी जो है साल में 1.25 लाख रुपए तकरीबन कमा लेता है, जीडीपी हमारी बताती है हमको, जीडीपी पर कैपिटा कहती है 1.25 लाख रुपए आदमी के पास आ जाता है। पर सवाल उठता है कि क्या सच में एक आदमी का 1.25 लाख रुपए आ रहा है? क्या वो उसमें से कुछ टैक्स वैक्स नहीं भरता? क्या उसमें उसका कोई खर्चा नहीं होता है? भाई जैसे कि इनकम टैक्स है, क्या आम आदमी इनकम टैक्स भरना छोड़ दिया आम आदमी ने? नहीं। अच्छा दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट जगह जगह पे सब्सिडीज भी देती है, भाई आम आदमी को गरीबों को कई जगह मुफ्त इलाज देती है, उसका भी खर्चा होता ही है, भाई गवर्नमेंट को तो खर्चा करना ही पड़ रहा है। उसके अलावा क्या है कि भाई अगर मान लीजिए आपको कई बार कई जगह गरीब लोगों को अनाज फ्री में दिया जाता है, या फिर जो है स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी जो है सेवाएं स्कीम चलाई जाती हैं जिनमें दुनिया भर की सब्सिडीज दी जाती हैं, या देख लीजिए आप कई स्टेट में बिजली पानी वगैरह फ्री है, वो भी सब्सिडी है। तो ये सब्सिडी तो आम आदमी की कमाई हो गई ना। अभी एनएनपी तक दोस्तों हम देश की बात कर रहे थे कि भाई देश ने क्या किया, इंडियंस ने क्या किया। अब हम एक आम आदमी की बात कर रहे हैं कि भाई जो आम आदमी मतलब कि एक आदमी की, एक इंडियन आदमी की बात कर रहे हैं कि उसकी जेब में गवर्नमेंट ने क्या छीन लिया, उसकी गवर्नमेंट जेब से गवर्नमेंट ने क्या दे दिया, उसके बाद क्या बचा। तो उसे कहा जाता है एनआई, नेट इनकम। ठीक है। नेशनल इनकम, सॉरी। एनआई जो है नेशनल इनकम है, कि मतलब जो देश के लोग हैं वो क्या कमा रहे हैं। और यहाँ हम लिख देते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये हो गया हमारा एनआई। अब आम आदमी की बात करते हैं। अब क्या हुआ, ठीक है भाई एक आदमी की पता चल गई हमें, एक्चुअली अभी हम आम आदमी की नहीं आदमी की बात कर रहे थे। वो आदमी अमीर भी हो सकता था, गरीब भी हो सकता था। ठीक है। सभी तरह के लोग जो होते हैं वो इसमें आ गए थे। बट अब पर्टिकुलरली हम कह रहे हैं कि भाई ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये अपना सारा प्रॉफिट क्या बांट देती हैं? तो ये तो भाई अपना बहुत मोटा प्रॉफिट रोक के भी रखती हैं कि भाई हम आगे इन्वेस्ट करेंगे। आम आदमी को कहाँ देती हैं? भाई मान लीजिए इस आदमी बहुत सारी कंपनियां हमारे देश में हैं, उन्होंने बहुत मोटा पैसा कमाया, जीडीपी में हमने उसको ऐड कर दिया, हमने उसको एनएनपी में भी ऐड कर दिया। अब हम ये नहीं कह सकते पर वो आम आदमी को मिल गया पैसा। वो जो कंपनी ने वो पैसा था ना, वो तो आगे री इन्वेस्ट कर दिया उस पैसे को, या फिर जो है वो पैसा अपने पास ही रोक के बैठ गए, हम नहीं देंगे, हमें आगे जरूरत पड़ सकती है, भाई रिजर्व बना के रखो। तो कम आम आदमी को वो पैसा नहीं मिला, काटो, ये पैसा काटो भाई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का। उसके अलावा भाई कंपनियां भी तो टैक्स दे रही हैं, तो अगेन वो टैक्स जब गवर्नमेंट को चला गया तो आम आदमी को नहीं मिला, तो ये भी काटो, कॉर्पोरेट टैक्स भी हटाओ। ठीक है। आम आदमी की बात हो रही है पर्टिकुलरली, जो एक बिल्कुल आम आदमी है, जिसका कंपनियों से लेना देना नहीं, कुछ नहीं है भाई, वो अपनी डिस्पोजेबल इनकम, अपनी इनकम ढूंढना चाह रहा है कि मैं कितना कमा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट नेट इंटरेस्ट पेड,
भाई जो आदमी है वो जो है, अगर किसी से उसने लोन ले रखा है तो, या ये जो कंपनियां हैं या किसी से लोन ले रखा है तो वो भी चुकाती हैं। अगेन उसका पैसा भी आम आदमी को कहाँ मिला, वो भी काट दो। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। भाई पर गवर्नमेंट भी तो कंपनियों को कुछ छूट दे देती है, गवर्नमेंट भी तो जो है कुछ गवर्नमेंट सब्सिडी या टैक्स में छूट वगैरह देती है। मान लीजिए भाई कोई सोलर प्लांट्स वगैरह लगा रहे हैं तो गवर्नमेंट उनको छूट दे देती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं कुछ कंपनियां तो गवर्नमेंट उनको छूट दे देती है। तो वो पैसा बाद में तो आम आदमी के पास ही आना है ना, जब प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है उसमें से तो ये ऐड कर दो। ठीक है। तो ये सब करने के बाद अब आइए, अब हम पीआई पे आ गए हैं, पर्सनल इनकम। ये हो गई हमारी पीआई। तो ये हमारी पूरी टेबल तैयार हो गई है। एक बार फिर से देख लेते हैं पूरी टेबल को। पहले हमने जीडीपी बोला कि इंडिया क्या कमा रहा है, इंडिया में फॉरेनर्स हैं तो वो भी ऐड हो जाएगा इसमें, पर अगर कोई बाहर इंडियन रह रहा है तो वो ऐड नहीं होगा इसमें। हमने देख लिया इंडिया क्या कमा रहा है जीडीपी के माध्यम से, जिसमें हमने भाई देखा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक आदमी की जो कमाई थी उसमें उसने कितना कंज्यूम कर लिया और बचा हुआ भाई ऑब्वियसली इन्वेस्ट कर दिया, तो वो आ गया जीडीपी में। प्लस गवर्नमेंट ने कितना खर्चा कर दिया, प्लस भाई जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें कैश मिलता है, बाहर से पैसा आता है, जो इंपोर्ट करते हैं तो वो चला जाता है, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दिया, तो इस तरह जीडीपी आ गई। उसके बाद फिर हमने देखा नहीं, अब ये तो ठीक है इंडिया का लगा लिया, इंडियंस के भी तो लगाओ, इंडियंस जो हमारे इंडियन भाई जो है वो क्या कर रहे हैं। तो भाई हमने देखा इंडियंस तो बाहर भी रहते हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं, उनको ऐड कर दो, उनकी इनकम जितनी भी हमें जो इंडिया में मिल रही है वो सारी इनकम ऐड कर दो। पर फिर हमने देखा ये जो फॉरेनर्स हैं ये तो कुछ इनकम अपनी बाहर भी लेके जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि सारी इनकम अपने इंडिया में रोक रहे हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, जितनी इनकम ले जा रहे हैं वो माइनस कर दो। तो ऐसा करके नफिया हमने टोटल बना दिया एक सब चीज को नफिया, और वो हमने ऐड कर दिया जीडीपी में। आगे बढ़ते हैं हम। ऐड कर रहे हैं दोस्तों नफिया, क्योंकि नफिया हमेशा इंडिया का पॉजिटिव रहता है। हम आपको बता दें कि हमारी जो हमारे देश की जो कमाई है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है रेमिटेंस से आता है, यानी कि फॉरेन में जो इंडियंस रह रहे हैं वहां से आता है बहुत मोटा पैसा। तो आप कभी भी ये ना सोचे कि इंडिया तो ये तो आदमी देश छोड़ के चला गया, अब ये तो देश के लिए बेकार हो गया, इसने तो देश को धोखा दे दिया, नहीं। हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारे इंडियन जो विदेश में रहते हैं वो इतने बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं, और गवर्नमेंट को भी उसे चलाने में, गवर्नमेंट का बजट बनाने में भी उसमें बहुत सहायता मिलती है उस रेमिटेंस से, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर टैक्स लेती है। तो हम बाहर रहकर भी हमारे जो इंडियंस है वो इंडिया की ही मदद करते हैं अल्टीमेटली। इंडियन जहाँ भी तरक्की करेंगे तो इंडिया को ही बेनिफिट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए जीडीपी पे कि भाई इंडियंस की देख लिया अब हमने, ठीक है। बट सवाल उठता है डेप्रिसिएशन का। भाई एक साल में जो मशीनरी तो हमारी पुरानी हो गई, बहुत कुछ तो टूट फूट गया, कुछ जो हमारी मशीनरी पुरानी हो गई, इस साल नहीं तो अगले साल तो हमें मशीनरी आगे कुछ मशीनरी खरीदनी पड़ेगी आगे कुछ सालों में। तो अभी से उसको घटा के चलो, मशीनरी अगर 10 साल की है तो मशीन की 10% हर साल घटा कर चलो। तो वही हमने डेप्रिसिएशन घटा के नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी लेकर आ गए। चलिए ये भी ठीक है। ठीक है, अब बात आई कि ठीक है भाई ये तो सब हो गया, पर इसमें जो है ना गवर्नमेंट बहुत परेशान करती है आदमियों को। भाई गवर्नमेंट बात बात पे इनकम टैक्स ले लीजिए हमसे, तो हमारी कमाई कहाँ है। जब आप कह रहे थे कि भाई 1.25 लाख रुपए आम आदमी कमाता है तो टैक्स कौन देगा उसमें से, तो हमने टैक्स दे दिया। फिर उसके बाद सब्सिडी की बारी आई, तो चलिए सब्सिडी भी अब इंडिया आम आदमी को सब्सिडी मिलती है, तो उसमें हमने एनआई यानी कि नेशनल इनकम जोड़ दी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने कहा था, क्या कहा हमने कि भाई आम आदमी की इनकम कितनी है, इसके लिए कंपनी से जितना भी कंपनियां टैक्स दे देती हैं या जो अपना प्रॉफिट रोक के रख लेती हैं या जो इन्वेस्टमेंट कर देती हैं वो जो है सब हटा दो, या फिर जो उन्हें जो इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ जाती है वो सब जो है हटा दो एनएनपी से। उसके अलावा हमने कहा कि भाई गवर्नमेंट भी तो कंपनीज की मदद कर देती है, कई बार उन्हें सब्सिडी या छूट दे देती है, तो वो ऐड करो। फिर वो हमने ऐड कर दिया, और आखिर में आ गया पर्सनल इनकम। एक आम आदमी की जो इनकम है वो पर्सनल इनकम यहाँ पर आ गई पीआई। ठीक है, तो ये पूरी टेबल मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम समझेंगे कि ये सब निकालने के लिए जो जीडीपी है निकालने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या तरीके निकाले हुए हैं, और इंडियन गवर्नमेंट कौन सा तरीका निकालती है। तो आप ये टेबल ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद हम समझते हैं कि जीडीपी को निकालने के क्या तरीके होते हैं। उसके लिए आपको याद ये रखना है कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये 4 एलिमेंट है हमारे जीडीपी के। इसको हम यहीं पर ही रखेंगे ताकि आप इसको ही देखते रहें। अब हम एक एक करके देखेंगे कि जीडीपी जो है कैसे नापी जाती है। कैसे नापती है इंडिया गवर्नमेंट, या बाकी किसी और को भी नापनी हो अपने देश की जीडीपी तो कैसे मेजर होगी। तो सबसे पहला मेथड हम उठाते हैं, सबसे सिंपल प्रोडक्शन मेथड। अब ये क्या है प्रोडक्शन मेथड। भाई कहा गया कि जीडीपी अल्टीमेटली तो वही है ना कि जो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इंडिया और इन एनी कंट्री।
क्या कहा हमने? फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। तो बस यही मेजर कर लो, सबसे जाके पूछ लो कि भाई कितना कितने तुमने प्रोड्यूस किया है, चाहे तुम्हारी तुम जो है सर्विस में काम कर रहे हो, एग्रीकल्चर में काम कर रहे हो, या फिर तुम जो मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हो। जैसे जीएसटी नहीं होती भाई, जीएसटी में क्या है? जीएसटी में तो ये है कि पता चल जाता है कि भाई कितना कितना कौन से आदमी कमा रहा है, या मतलब उसने कितनी कितनी सेल करी है, बस वही मेजर कर लो। ठीक है, तो ये एक रास्ता हो गया कि भाई देख लो कि फाइनल गुड्स जो है कितना प्रोड्यूस हुआ है। भाई जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, कोई भी मान लीजिए स्कूल बैग ही है, स्कूल बैग का क्या है भाई, उसमें पहले कपड़ा लगता है, उसमें चेन वगैरह भी लगती हैं। तो ठीक है भाई, पहले एक आदमी ने जो है कपड़ा बनाया होगा, फिर उस पे जो है कुछ कपड़े पे प्रोसेस किया होगा, फिर उसके साथ में चेन वगैरह भी लगाई होंगी, फिर कुछ प्रिंट वगैरह भी लगा करा होगा, पर इसका रिजल्टेंट क्या हुआ? स्कूल बैग निकला। तो अब क्या है कि आप कहेंगे कि भाई ये तो बहुत सारी सेल हो गई। आइए देखते हैं कैसे। पहले तो क्लॉथ प्रोडक्शन, एक सेल तो ये हो गई, मान लीजिए 100 रुपए की सेल हुई, 100 रुपए का क्लॉथ लग गया इसमें बैग में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रिंटिंग भी हुई होगी क्लॉथ पे, तो क्या हुआ? ये यहाँ मान लेते हैं कि 10 रुपए की प्रिंटिंग भी हो गई। ठीक है, अब चलिए ठीक है, इसके बाद फिर भाई चेन कुंदे वगैरह भी होते हैं, वो सब भी लगे होंगे, 50 रुपए का मान लीजिए ये सब सामान भी लग गया। अब ये सब जो है आप जो है ये सब कर कर आके ये सब जो खरीदारी करता है बैग बनाने वाला वो कर लेगा, उसके बाद फिर वो अपनी सर्विस और लेगा। भाई सिलाई की भी तो खर्चा है, सिलाई का खर्चा कौन जोड़ेगा? वो भी तो जोड़िए। चलिए वो भी जोड़ लेते हैं, 100 रुपये और जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब ये सब करने के बाद भाई थोड़ा प्रॉफिट भी जुड़ेगा ही, प्रॉफिट भी तो लेना है सबको, हर आदमी जो प्रॉफिट भी लेगा ही। तो मान लेते हैं कि सबका प्रॉफिट मिला मिलू के 50 रुपये और हो गया। ठीक है, अब मेजर करते हैं कितनी सेल, यहाँ पे कितना हमारा सेल कर रहा है पहली बार बैग। 110, 160, 260, 310। यहाँ तक तो सही है भाई, बहुत आसान काम है जीडीपी मेजर करना। तो सबकी से पूछ लिया, जीएसटी वाले, जीएसटी तो सब देते ही हैं आज के टाइम में कि भाई अच्छा तुमने कितने प्रोड्यूस किया, तुमने इतनी की प्रिंटिंग करी, तुमने ये करा, तुमने वो करा, तो 310 रुपए की हमारी जीडीपी सेल हो गई। बट नहीं, एक प्रॉब्लम आती है इसमें। ये जो 310 रुपये में जो हमारा बैग बिका है ना, ये बिका है होलसेलर को। किसको बिका? ये होलसेलर को। ठीक है, अब ये फर्दर आगे जाके बेचेगा किसी ट्रेडर को, मान लेते हैं 350 में। फिर वो आगे जाके किसी रिटेलर को बेचेगा 400 रुपये में। अब फिर ये आगे जाके भी वही कस्टमर को फाइनली बेचेगा 600 रुपये में। मान लेते हैं भाई रिटेलर तो ज्यादा कमाते हैं, तो हमने 600 रुपये मान लिया। अब देखिए प्रॉब्लम आ गई भाई, 310 रुपये, अब आप ऐड करते चलिए, 310 रुपये की सेल हुई, फिर उसके बाद 350 रुपये की सेल हुई, फिर उसके बाद 400 रुपये की सेल हुई, उसके बाद 600 रुपये की सेल हुई, तो टोटल कितना हो गया? 1660 रुपये। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो जीडीपी में कई बार कई गुना गिन ली गई, बैग तो एक बना 600 रुपये का मान लीजिए बिका, और आपने गिन लिया 1660 रुपये। तो इसलिए कहा गया, ध्यान दीजिए, फाइनल वैल्यू पे ही सिर्फ जो है एडिशन होगी जीडीपी में, यानी कि 1660 रुपये में से ये तीनों जो सेल है ये घटाई जाएंगी, सिर्फ 600 रुपये जो फाइनली कंज्यूमर के पास गया सिर्फ वही जीडीपी में ऐड होएगी। आप इसलिए कभी ये ना सोचें कि भाई जीडीपी कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं ये लोग, इसमें तो एक ही चीज जो बार बार कितनी बार बिक के राउंड राउंड घूमे जा रही है, हर बार सेल में ऐड होती हो जाएगी। नहीं, गवर्नमेंट बहुत होशियार है, उसे पता है ये चीजें, इसलिए वो बाकी चीजें हटा देती है, खाली फाइनल वैल्यू ही देखती है। चलिए ये तो हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग की। अब सर्विस क्या होती है? भाई कोई आईटी कंपनी है, आईटी मतलब कि भाई कंप्यूटर से रिलेटेड उसका काम है, वो जगह जगह जो है कंप्यूटर लोगों के जो है सॉफ्टवेयर वगैरह सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है उनके, या फिर उनके कंप्यूटर्स को अपडेट करती है, या जो उनका ऑफिस में जो आईटी स्पेस बनाने में मदद करती है, आईटी ग्राउंड पूरा आईटी सेटअप बनाने में मदद करती है। तो सर्विस हो गया इस तरह से। या फाइनेंशियल सर्विस है भाई, आजकल शेयर मार्केट का कितना काम चल रहा है, लोन देने का कितना काम चल रहा है, इस सब में भी तो लोग बीच में कमाते हैं ना पैसे, ब्रोकरेज वगैरह या इस तरह से, वो भी सब सर्विस सेक्टर में आ जाता है। और एग्रीकल्चर तो अपना है ही हमेशा से ही। तो ये सब की प्रोडक्शन मिलाकर बन जाता है प्रोडक्शन मेथड। एक तरीका हो गया जीडीपी मेजर करने का। अब दूसरा तरीका देखते हैं इनकम मेथड को, ये मैं हटा देता हूं इसका एग्जांपल।
इनकम मेथड क्या होता है? गवर्नमेंट जो है इधर ज़्यादा झमेला करती नहीं है, सब लोगों से पूछ लिया, सीधा सीधा बता दो तुमने कितनी कमाई करी, हम उतनी जीडीपी मान लेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि जीडीपी इज नथिंग बट अर्निंग। भाई एक देश ने जितना भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया, देखिए जैसे कि मैं आपको वापस 600 रुपये वाले बैग पे ही ले जाता हूँ, चलिए। 600 रुपये में से रिटेलर ने कितना कमाया? 200 रुपये। ये हो गया रिटेलर का। ठीक है। इसमें से अब मान लीजिए 100 रुपये कमाया था ट्रेडर ने, और इसमें से 50 रुपये कमाया होलसेलर ने। इसमें से ही 100 रुपये जो है, मैं ये दोबारा लिख देता हूँ एक बार, बहुत हौच पौच हो गया। 600 रुपये में से 100 रुपये कमाया रिटेलर ने, 200। और 100 रुपये कमाया हमारे ट्रेडर ने, 50 रुपये कमाया होलसेलर ने। उसके बाद 100 रुपये भाई वो भी तो कमाया था जिसने बैग की सिलाई वगैरह करी थी, 100 रुपये वहां भी था। तो एक लिख देते हैं सर्विस। सर्विस हो गई ना भाई, वो कुछ प्रोड्यूस नहीं, वो कुछ जो बना नहीं रहा है, वो कुछ जो उसमें इम्प्रोवाइज कर रहा है, वो अपना मेहनत लगा रहा है उसमें, इसलिए उसे सर्विस कहा जाएगा। आइए देखते हैं कितना, 200, 300, 400, 450 हो गया। अब बचे 150 रुपये। अब आइए 150 रुपये में से भाई 50 रुपये का जो है कुंदे वालों ने भी जो अपना खर्चा करा था, उसमें 50 रुपये में से मान लीजिए उसने 25 रुपये की का प्रॉफिट कमाया, और 25 रुपये की जो लग गई उसकी कॉस्ट। अब देखते हैं कितना बचा। 100 रुपये बचा। 100 रुपये वही मैन्युफैक्चरर को क्यों भूल रहे हैं, उसने भी तो 100 रुपये का खर्चा किया, वो कपड़े वाले को क्यों भूल रहे हैं जिसने कपड़ा बनाया था। 100 रुपये में से मान लेते हैं उसने 50 रुपये कमा लिए, और 50 का हो गया उसका कॉस्ट। अब जो 50 रुपये का जो कॉस्ट आई है क्लॉथ की, ये भी कोई आसमान से थोड़ी ना आई है। ये भी तो जो एग्रीकल्चर में किसी ने प्रोड्यूस किया, वहां से जो उसने रुई उगाई, उसमें उसने कमाया, तभी तो जाके आगे उसको कपड़े वाले को मिला। तो भाई ये 50 रुपये जो है किसी एग्रीकल्चर वाले की प्रॉफिट हो गई। ठीक है। अब इसी में से जो अदर्स जो कुंदे वगैरह थे, वो भी तो लोहा जो जमीन से ही निकला, अल्टीमेटली वो देश की कमाई तो हुई। लोहा निकलता ही नहीं तो 50 रुपये कहाँ से बनते वो। तो वो जो 50 रुपये हैं, 25 रुपये हैं सॉरी, ये भी जो है कमाई हो गई, माइनिंग से मान लीजिए निकल गए 25 रुपये। तो आप देख रहे हैं कि भाई जो हमारी सेल होती है ना, नेट जो सेल होती है, आखिर में जो 600 रुपये, उसमें से सभी ने कुछ ना कुछ कमाया है। 600 रुपये हमारी ना सिर्फ जो फाइनल जो 600 रुपये की सेल है, ये ना सिर्फ सेल है बल्कि सभी की टोटल कमाई भी है। इस तरह से ही जो कैलकुलेशन होती है एक कमाई की, इनकम मेथड ये हो गया हमारा। ठीक है, तो कितनी कमाई हुई? 600 रुपये की कमाई हुई। अब इधर तो जो गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन मेथड में सीधा सीधा पूछ लिया था, अच्छा तुमने 600 रुपये का सीधा सीधा बैग बेचा, बात खत्म होगी, हमें इससे ज्यादा नहीं जानना। इनकम मेथड में गवर्नमेंट जो है सबसे पूछेगी, अब तुमने कितना कमाया, तुमने कितना कमाया, ये सर्विस वाले ने कितना कमाया, होलसेलर ने कितना कमाया, सबकी जो कमाई ऐड करेगी। ठीक है, इसी तरह से भाई अब इसके भी ऐड करने के तरीके होते हैं, भाई चेक कर लिया इनकम टैक्स कितना आ रहा है हमारे पास, उस हिसाब से अंदाजा लगा लिया, सर्विस वगैरह होते हैं उस हिसाब से पता लगा लिया कि भाई टोटल कितनी कमाई करी है हमारे देश ने। नेट इनकम अर्नड बाय इंडियंस और फॉरेनर्स लिविंग इन इंडिया। ये मस्ट है कि दोनों जो है इंडिया में ही रह रहे हो। नहीं होगा ऐसा तो फिर तो वो जीडीपी से जो है एनडीपी बन जाएगा, एन जीएनपी बन जाएगा, वो एक अलग मैटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई सबसे पूछ लिया कितनी कितनी कमाई हुई, ये हो गया तुम्हारा इनकम मेथड। अब तीसरा चलते हैं कंजम्पशन मेथड। अब आप याद कीजिए, मैंने इसको इसलिए इधर लिखा हुआ है कि भाई जो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट है, दिस इज नथिंग बट इनकम। आपने इनकम मेथड तो निकाल ही लिया था, प्रोडक्शन मेथड भी मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट मेथड है इनकम ही निकालने के लिए, क्योंकि जो हमारी फाइनल सेल है वो इनकम ही होती है सभी लोगों की। अब क्या बोला गवर्नमेंट ने कि छोड़ो ये बातें, हम जो है लोगों से यही पूछ लेते हैं कि तुमने कितना खर्चा किया और तुमने कितना बचाया। कंजम्पशन मेथड इसे कहा जाता है, कंजम्पशन मेथड। यानी कि गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हाउ मच पीपल हैव स्पेंट एंड हाउ मच हैव दे सेव्ड। स्पेंडिंग प्लस सेविंग्स।
पर आप एक बार बताइए, इंडिया में ये चीज़ पॉसिबल है? आप खुद ही सोचिए कि भाई गवर्नमेंट जाए सबसे और पूछती फिरे, हाँ भाई तुमने कितना खर्चा कर दिया, हाँ भाई तुमने जो कितना बचा लिया। भाई यहाँ पे कितने सारे मेथड्स होते हैं सेविंग करने के। अगर आप देखें, कोई लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा भाई गोल्ड में आपने क्या खरीदा क्या नहीं खरीदा। या कई लोग जो है इनफॉर्मल वे में किसी को भी लोन पे दे देते हैं अपना पैसा, वो भी पता नहीं चल सकता गवर्नमेंट को। या गाँवों में तो कई जगह जो गाड़ी देते हैं मिट्टी में, उस गाड़ के अपनी जमा पूंजी रखते हैं, या फिर जमीन खरीद ले। तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगी? ये चीजें नहीं चलेगी। अगर एक बच्चा टॉफी खरीदने गया तो गवर्नमेंट कैसे बताएगी कि उस बच्चे ने जो टॉफी का खर्चा किया? गवर्नमेंट ये बता सकते हैं कि उस दुकानदार ने टॉफी की पे कमाई करी है, उस दुकानदार ने टॉफी की सेल करी है। इसलिए इंडिया में प्रोडक्शन मेथड और इनकम मेथड, इन दोनों मेथड से ही निकाली जाती है जीडीपी, क्योंकि ये दोनों मेथड फिर भी मेजरेबल हैं, इजी हैं। भाई प्रोडक्शन मेथड आप कह सकते हैं कि जीएसटी तो है ही अपनी हेल्प करने के लिए, सर्विस टैक्स जीएसटी वगैरह, उससे आइडिया लग जाता है, बाकी सर्विस से आइडिया लगा लेती है गवर्नमेंट। और इनकम मेथड तो इनकम टैक्स है ही अपना, वो बता देता है, प्लस और भी तरीकों से। बट प्रोडक्ट, क्योंकि कंजम्पशन और स्पेंडिंग मेथड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये आप जो है नहीं बता सकते कि गवर्नमेंट आम आदमी क्या खर्चा कर रहा है, बहुत मुश्किल है, या क्या बचा रहा है। तो आप हमेशा याद रखिए कि इंडियन गवर्नमेंट जो है प्रोडक्शन मेथड प्लस इनकम मेथड से ही जीडीपी की कैलकुलेशन करती है। तो ये तो हो गया, चलिए भाई गवर्नमेंट को पता चल गया कि क्या क्या जो है कमाई हमारे देश में जो है जीडीपी क्या इधर इस बार हुई है, जीडीपी की सेल हुई है। बात आती है कि अब एक और मेथड भी होता है, पीपीपी, इसको भी देखते हैं। पीपीपी मेथड आप समझिए दोस्तों, क्या होता है कि आपने सुना होगा कि भाई जो हमारा रुपया है, एक डॉलर 70 रुपए के बराबर है। ठीक है, मतलब कि बाजार में अगर आप $1 का नोट है आपके पास, तो वो 70 रुपयों के नोट के बराबर है। ठीक है। बट बात आता है क्या इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका में 70 गुना महंगाई है हमसे? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए, क्योंकि क्या होता है कि ये जो करेंसी है ना, ये सिर्फ देश को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। जो हमारी करेंसी होती है, ये दिखाती है कि गवर्नमेंट कितनी हमारी कमजोर है, गवर्नमेंट कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। क्या होता है कि अब कोई गवर्नमेंट बोले भी इंडियन गवर्नमेंट है, उसको वो थोड़ी, जो इंडिया एक थोड़ा सा डेवलपिंग नेशन है, तो हमें जो ज्यादा एक्सपोर्ट करने की जरूरत है, कम से कम इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं हम। तो गवर्नमेंट कहती है कि मैं जो है रुपये ज्यादा छाप के अपने रुपये को गिरा दूंगी, प्लस अपने लोगों को सपोर्ट देने के लिए मैं जो है ज्यादा रुपए छाप देती हूँ और लोगों को बांट देती हूँ आपस में, या लोन ले लेती हूँ और मेरे जो गरीब जनता है उसको मैं बांट देती हूँ, गरीब जो तबका है हमारा जो पॉपुलेशन का, ताकि उसकी थोड़ी सी अपलिफ्टमेंट हो जाए। इस प्रोसेस में हमारा रुपया गिरता गया। जो कभी जो है भाई 10 रुपए था $1 के बदले, आज वो पहुंच गया 73 रुपए। और इसी तरह वही 70 के आसपास आजकल रह रहा है, पता नहीं कल 80-90 भी पहुंच जाए। पर ये कोई घबराने की बात नहीं है, ये देश के फायदे के लिए ही गिराया जाता है रुपया, ताकि देश को जो है एक्सपोर्ट ज्यादा होता रहे और इम्पोर्ट कम से कम रहे। ठीक है। अब बात आती है, पर इसका मतलब ये नहीं, अगर 73 रुपए का $1 हो गया, तो अमेरिका में जो है आप, अगर यहाँ पे मान लीजिए एक सेब जो है आप 73 रुपए का खरीद रहे हैं, तो वहां पे जो आपको $1 में मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में की ही बात करें अगर हम, और भी बहुत सारे देशों की हम बात कर सकते हैं, पर एक हम अमेरिका का मोटा मोटा अंदाजा ले लेते हैं, तो वहां महंगाई जो है, जिसे इन्फ्लेशन कहा जाता है, 3 गुना है हमसे। मतलब कि अगर हमारा यहाँ पे, अगर आपको कोई चीज जो है मान लीजिए 90 रुपए में खरीदने को मिल रही है, सॉरी, यहाँ पे अगर कोई चीज आपको 50 रुपए में खरीदने को मिल रही है, तो वहां पे 150 रुपए में मिलेगी। मोटा मोटा मान लेते हैं 75 रुपए ही हो रहा है ये तो। यानी कि अगर यहाँ पे जो हमें 50 रुपए खर्च कराए हैं, तो वहां पे $2 खर्च करने होंगे। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि भाई क्या होता है कि इसलिए कहा जाता है कि अमेरिका में जो है वहाँ पे जो है गरीब आदमी को सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है इंडिया के मुकाबले, क्योंकि वहाँ पे जो है 3 गुना महंगाई है। इसलिए कहा जाता है कि इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री फॉर पुअर पीपल टू लिव इन, क्योंकि यहाँ पे गरीब से गरीब आदमी का भी जुगाड़ हो जाता है, वो मिनिमम अपना खाना खा पा रहा है। सोचिए, अमेरिका में तो 3 गुना महंगाई है, वहाँ कैसे जो है आम आदमी जो ना के बराबर ही कमा रहा है, कोई मजदूर है, या कैसे सर्वाइव कर पाएगा? वो नहीं कर पाता है, वो इतना आसानी से सब्सक्राइब सरवाइव। ठीक है। तो यही हमने कहा कि भाई एक ऐसा मेथड निकालो ना, ये क्या है, रुपया डॉलर क्यों देख रहे हो आप? ये देखो कि आम आदमी जो है, एक जो गरीब तबका है, वो कितना ज्यादा सरवाइव करना उसके लिए इजी है। ठीक है। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन की गई कि भाई इंडिया में अगर कोई आदमी 100 रुपए कमा रहा है, तो वो बराबर होगा अमेरिका के 300 रुपए के बराबर, सॉरी, अगर इंडिया में कोई 300 रुपए कमा रहा है, तो वो अमेरिका के $100 के बराबर होगा। ठीक है, ना कि भाई 70-75 गुने का अंतर है, नहीं।
3 ही गुने का अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आप जो जैसे सोचते होंगे कि 70 गुना हमें वहाँ पे खर्चा करना पड़ेगा, नहीं, 3 गुना ही खर्चा करना पड़ता है। इसे कहा जाता है पीपीपी मेथड। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं भाई। पीपीपी मेथड भी हो गया हमारा। परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर पैरिटी। बेसिकली मैं फिर से बता देता हूँ, ये महंगाई के ऊपर है। जो हमारे देश में, जो अलग अलग देशों में महंगाई होती है, वो रुपया डॉलर के हिसाब से तय नहीं होती है, वो जो अलग ही मेथड से तय होती है। और उस मेथड में ये पाया गया है कि इंडिया से 3 गुना महंगे हैं ये जो अमीर देश होते हैं, वेस्ट जनरली जो वेस्टर्न कंट्रीज होते हैं वो 3 गुना महंगा होते हैं। सिंगापुर 3.5 गुना महंगा है। इसी तरह से ये पाया गया है कि 3-4 गुने का ही अंतर है, बहुत ज़्यादा 70-75 गुना जो हम दिखता है डिफरेंस, उतना ज़्यादा नहीं है। तो ये हो गया हमारा पीपीपी। चलिए, ये तो सब वो इकोनॉमिक्स की बात हो गई भाई। हमने पीपीपी डिस्कस कर लिया, जीडीपी डिस्कस कर लिया, या कैसे ये सबको प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड वगैरह से नापा जाता है। अब हम थोड़ा सा हटके एक चीज देखते हैं कि इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। ये कहा गया कि आप जो एक देश की तरक्की है वो सिर्फ इकोनॉमिक मेथड से क्यों गिन रहे हैं। भाई अगर मान लीजिए एक आदमी एक देश में इकोनॉमिकली तो सब कुछ बढ़िया हो जा रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है, बट क्या हो अगर वहां पे जो है हंगर बहुत ज्यादा हो। जैसे कि मैं आपको बात करूं तो सऊदी कंट्रीज जो होती हैं, ये हमारी जो, सॉरी, अरेबियन कंट्रीज जो होती हैं हमारी, जैसे सऊदी अरेबिया, कुवैत, ईरान, इराक, ये सब जो आसपास की जो ये कंट्रीज हो गई जो मेजरली ऑयल पे जिंदा है, तो इनमें देखा गया कि इनकी इकोनॉमी तो बहुत बढ़िया है, सभी बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इनके यहाँ कमी किस चीज की है? लिटरेसी की कमी है। हंगर बहुत ज्यादा रहती है गरीब लोगों में, पैसा होने के बावजूद भी, क्योंकि यहाँ कुछ उगता उगता नहीं है, वो भी एक उसका कारण है। बट और भी, फिर यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक आम आदमी की उतनी ज्यादा नहीं है। और भी फैक्टर्स यहाँ पे देखे गए कि भाई माल नरिश चिल्ड्रन होते हैं, या फिर जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, मतलब बचपन में ही बहुत सारे बच्चे जो है पैदा होते हैं, कुछ महीनों में ही उनकी डेथ हो जाती है। इंडिया में बहुत कम है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और काफी डाउन आता जा रहा है, ये अच्छी बात है हमारे लिए। या फिर वहाँ पे जेंडर इनक्वालिटी बहुत ज्यादा है। हम जानते हैं कि अरेबियन कंट्रीज में जेंडर इनक्वालिटी काफी ज्यादा है, वहाँ पे जो है वुमेन और मैन को इक्वल नहीं माना जाता है। ये भी एक फैक्टर है। तो ये सब फैक्टर्स भी हम क्यों ना कंसिडर करें एक देश की तरक्की को नापने के लिए। इसलिए अलग अलग मेजर्स बनाए गए, जिनमें से हम कुछ आप आज पढ़ेंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट, सभी जितने भी मेजर्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इनमें आता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ध्यान से समझिएगा इसको। तो हमने बात करी HDI के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है अलग अलग एग्जाम्स में, इसलिए इसको ध्यान से समझना। इसमें 3 फैक्टर्स की बात की गई है मेजरली। सबसे पहले तो इसमें बोला कि भाई आप जो है ना 3 इक्वल फैक्टर्स को लीजिए और उनको इक्वल वेटेज दीजिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि कौन सी कंट्री एक्चुअली में डेवलपमेंट कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें बात करी गई कि भाई ये देखा जाए कि भाई एजुकेशन कितनी दी जा रही है। एजुकेशन अटेनमेंट इंडेक्स। एक ही इंडेक्स के अंदर 3 इंडेक्स हमारे आ जाते हैं। अब एजुकेशन अटेनमेंट इंडेक्स का मतलब क्या है? इसमें कहा गया कि आप इसमें दो चीजें देखिए। सबसे पहले तो देखिए भाई एडल्ट लिटरेसी रेट क्या है। मतलब छोटे बच्चों को छोड़ दीजिए, बच्चों की लिटरेसी रेट नापने ना चलिए, हो सकता है वो आगे जाके पढ़ाई कर लें, उनका अभी टाइम है, वो लोग सीख सकते हैं। तो 18 प्लस के लोगों को देखिए कि भाई वो कितने उनमें पढ़ाई कर रहे हैं। एडल्ट मतलब कितने उनमें लोगों में से पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होने का क्या मतलब है? अच्छा, हम बहुत लूजली यूज कर लेते हैं पढ़े लिखे होने का मतलब। क्या होता है इसका? मतलब होता है कि अगर कोई भी बच्चा आदमी अपना साइन कर सकता है और अपना नाम लिख सकता है, तो उसे पढ़े लिखे की गिनती में गिना जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया एडल्ट लिटरेसी रेट, पहली बात। अब दूसरी बात कही कि भाई बच्चों को भी कैसे छोड़ दे, पता तो चले देश का भविष्य कैसा चल रहा है। तो उसके लिए इस्तेमाल किया गया ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि भाई जो बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चों ने जो है स्कूल में भर्ती करी है, उन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया है। तो उसे कहा जाता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, और ये हो गया हमारा एडल्ट लिटरेसी रेट। भाई तो दो चीजें नापी गई, एक तो एडल्ट कितने ज्यादा, एडल्ट में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, और दूसरे जो बच्चे हैं उनमें से कितने लोग स्कूल जा रहे हैं।
अब देखिए कितना ज़्यादा होशियारी से, कितना ज़्यादा इंटेलिजेंस से बनाया गया है ये मेथड कि भाई एडल्ट्स हैं जो, जिनका जो है एजुकेशन का टाइम बीत गया है, वो थोड़े पुराने ज़माने के हो गए हैं, तो ठीक है अगर वो थोड़ा भी जो है लिखना भी नाम जानते हैं ठीक है, बट बच्चों में ये नहीं चलेगा कि नाम लिखने से बस हो गया। भविष्य जो है वो उनसे बहुत ज़्यादा कुछ मांगता है। भविष्य में बच्चों को अच्छे खासा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, इसलिए देखा जाएगा कि वो स्कूल में कितने लोग जो है उसमें एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, अब अगली चीज़ देखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। या लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स कह देते हैं इसको। अब इसको भी आप देखिए कि किस तरह से इसको बनाया गया। इसका मतलब क्या होता है कि भाई एक आदमी, एक बच्चा आई मीन जब जन्म लेता है तो वो उसकी उस टाइम पे क्या एक्सपेक्टेड लाइफ क्या कहते हैं एज रहेगी। मतलब कि भाई वो जब बच्चा जन्म ले रहा है तो 70 साल जिएगा, 60 साल जिएगा, कितने साल जिएगा, उसे कहा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों, ये जनरली जो इंडेक्स है ये मेजर किया जाता है 1 साल के बाद से। कहा जाता है कि भाई जो पहला 1 साल है वो तो जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी का बड़ा हाई रिस्क रहता है। उसमें बच्चे जो बहुत सारे स्पेशली जो गरीब तबके में लोग रहते हैं, उनके गरीब जो तबके के लोग होते हैं उनमें ज़्यादा देखा गया है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की। 1 साल के अंदर ही बहुत सारे बच्चे जो जन्म लेते हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे मतलब ये नहीं कि जो है आधे से भी ज़्यादा, मतलब हार्डली आधा परसेंट 1% जो लोग होते हैं, बट वो भी बहुत ज़्यादा है कि भाई बच्चे जन्म लेते ही अगर मरने लगे तो ऐसे तो देश का भविष्य ही खतरे में आ जाएगा। पर इसमें क्या गया कि इसमें वो मेजर ना करने की बजाय इन्होंने कह दिया कि सीधा ही सीधा नाप लो ना, कि जीरो से ही देख लो कि भाई बच्चे जो है मतलब जब पैदा हुआ है तब से लेके आखिर तक उसकी एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है, बजाय कि 1 साल के बाद देखो। फिर क्या होगा, आप एक तरफ जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रखी रेट रखिए, प्लस रखिए 1 साल के बाद से जो है कितना उसकी बच्चे की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है। इससे अच्छा जीरो से सीधे देख लो कि भाई कितने लोग जो है एक एवरेज आदमी कितने साल तक जीता है। ये कैसे मेजर किया जाता है, देखा जाता है भाई सर्वे के थ्रू कि भाई कोई आदमी 90 साल तक जिया, 10% लोग जो है 90 साल तक जिए, 20% लोग जो है 80 साल तक जिए, 40% लोग जो है 60 साल तक जिए, फिर 10% लोग जो है वो जिए 40 साल तक ही जी पाए, फिर 1% लोग माइट भी जो है भाई वो इन्फेंट में ही उनकी इन्फेंसी में ही उनकी डेथ हो गई। इस तरह से मेजरमेंट कर कर आके भाई एवरेज देखा जाता है कि एवरेज एक आदमी कितना जी रहा है इस देश में। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा हाई होगी तो ऑटोमेटिकली जो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो ड्रैग हो जाएगा बहुत ज़्यादा नीचे, कि भाई कहाँ तो 70 साल की हम एवरेज बात कर रहे हैं और कहाँ 1 साल भी नहीं जी पा रहे हैं कुछ बच्चे, तो फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऑटोमेटिकली ड्रैग हो जाएगा। इसलिए कहा गया कि भाई ये देख लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ बर्थ, एक्सपेक्टेड एज ऑफ लाइफ एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। 3 इंडेक्स की हमने बात करी थी, दो तो हो गया, एजुकेशन हो गया, लाइफ हो गया। तीसरा बड़ा सिंपल सा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स। इसमें कहा गया सीधा सीधा भाई इकोनॉमी की भी तो बात कर लो। ये चीजें तो ठीक है, इकोनॉमी भी तो आगे बढ़ती रहनी चाहिए ना, इकोनॉमी नहीं रुकनी चाहिए किसी भी हालत में। तो जीडीपी पर कैपिटा इनकम इसमें मेजर कर ली जाती है। ठीक है, तो ये तीन मेथड, तीन हमारे इंडेक्स हो गए और तीनों को इक्वल वेटेज देके नापा जाता है कि कौन सा देश जो है कैसा कर रहा है। ये मेथड अच्छा आया कब था, ये मेथड आया था 1990 में। और कौन लाया था इतने अच्छे मेथड को, ये मेथड दोस्तों अभी तक बेस्ट माना जाता है वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा एफिशिएंट ये एसडीआई मेथड माना जाता है। अगर किसी देश की डेवलपमेंट को आप मेजर करना चाहते हैं तो ये मेथड लाया गया था महबूब अल हक से के द्वारा, महबूब अल हक। इन्होंने लाए थे ये एसडीआई को। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगला मेथड पढ़ते हैं जो कि लाए थे भूटान के एक टाइम के किंग वंगचक। ये मेथड लाए थे। अच्छा मैं आपको बता दूं कि भूटान जो है देश, दुनिया का सबसे हैप्पी देश है, मतलब वहाँ लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। तो आइए देखते हैं आप भूटान के इस मेथड को भी। अब हम एक और इंडेक्स की बात करते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि भूटान के जो किंग है वांगचुक, उन्होंने भी 1972 में एक अपना इंडेक्स लेकर आए थे, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। आज भी ये इंडेक्स जो है नापा जाता है हर साल, और बहुत इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स माना जाता है।
GNH। इसमें काफी सालों तक जो है भूटान ने रूल किया, भूटान जो है टॉप पे रहा, इसलिए नहीं कि भूटान के किंग ने बनाया था, बट एक्चुअली में लोग जो इतना खुश रहते थे भूटान में। अब थोड़ा थोड़ा पीछे होता जा रहा है। अब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज जो है वो ऊपर आती जा रही हैं। जैसे टॉप फिनलैंड पे है फिलहाल, नंबर वन पे इस इंडेक्स में फिनलैंड है। और इंडिया की रैंक आप सुनना नहीं चाहेंगे, पर हम आपको अपनी क्लास के एंड में आपको बताएंगे कि HNI इंडेक्स में भी इंडिया कहाँ पर आता है और GNH इंडेक्स में भी इंडिया कहाँ पर आता है। चलिए पहले समझते हैं GNH इंडेक्स में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कैसे बनता है ये GNH इंडेक्स। इसके लिए मेजरली 7 बातें देखी जाती हैं। इकोनॉमिक वेलफेयर, दूसरा सोशल वेलफेयर, सभी को इक्वल वेटेज दी जाती है। ऑफिस स्पेस, ऑफिस में कैसा काम चल रहा है भाई वो देखा जाता है। फिर उसके अलावा हो गया पॉलिटिकल वेलफेयर, भाई पॉलिटिक्स में लोग कैसे हैं, कितने करप्ट हैं या कितने लोगों का ध्यान रखते हैं अपने, या फिर नहीं बिल्कुल ही कुछ नहीं करते हैं। उसके अलावा हो गया भाई हमारा मेंटल, फिजिकल। तो ये हो गए हमारे 6 तरीके। और कौन से तरीके हो गए हमारे? एक हो गया इकोनॉमिक, और इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल, रह गया हमारा। जैसे हमने आपको कहा था ना कि भाई इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट हमेशा होनी चाहिए, तो इसमें उसको भी लिया गया है। देखिए मतलब आप ये देखेंगे कि 360 डिग्री एक तरह से ये पूरा प्लान है कि इकोनॉमी पे भी ध्यान दिया जा रहा है, सोशल वेलफेयर पे भी कि लोग आपस में कैसे बर्ताव करते हैं एक दूसरे से ध्यान दिया जा रहा है। फिर आदमी को जो है घर अपने काम में, अपने जब वो काम करता है अपने ऑफिस में जाता है तो वहाँ कैसा होता है। फिर आप उसको देखिए कि उसकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, उसके मेंटल हेल्थ को भी देखिए, फिर वो मेंटल हेल्थ कैसी है। और उसके अलावा फिर भाई इन्वायरमेंट को भी मत छोड़िए, इन्वायरमेंट भी देखिए। अब पूरा देश जो आज के टाइम पे स्पेशली नेताओं पे डिपेंड करता है, तो भी नेताओं को भी क्यों छोड़ें, पॉलिटिक्स को भी देखिए भाई, पॉलिटिक्स कैसी है एक देश की। इसी तरह से मेजर करके टोटल 7 चीजें निकाला जाता है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स। यूं तो अब वैसे बहुत सारे और भी तरीके हैं, पर मेजरली हमने देखा कि SDI और ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, और एक आपको पहले PPP पढ़ाया था, वो ये 3 मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अपना GDP पर कैपिटा तो है ही नापने के लिए भाई, कि एक एवरेज इंसान इंडिया इंडिया में या किसी भी कंट्री में क्या नाप रहा है। उसके अलावा होते हैं कुछ की, जैसे ग्लोबल हंगर हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंडर हंगर इंडेक्स, ये भी एक मेथड है नापने का कि भाई भुखमरी कितनी फैल रही है एक देश में, ये भी देखा जाए। फिर इसके अलावा एक होता है पॉवर्टी इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। आपने कभी कभार सुना भी होगा कि भाई जो भूटान है वो दुनिया का सबसे हैप्पी देश है, या जो फिनलैंड है वो दुनिया का हैप्पी देश है। तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यही होता है कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के इंडेक्स की मदद से ये नापा जा रहा है कि कौन से देश जो है कितना हैप्पी है। उसमें ये सारे 7 फैक्टर्स मेजरली हैं। टोटल छोटे बड़े मिला के 14 फैक्टर बन जाते हैं, पर सभी 7 फैक्टर से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब हम बताते हैं आपको इंडिया की रैंक क्या है इस सब में। सबसे पहले तो हम इंडिया की रैंक की अगर बात करें तो HNI में क्या है। HNI इंडेक्स में टोटल 189 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें से इंडिया की रैंक 131 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी है। मतलब 130 देश जो है उनका HDI इंडेक्स इंडिया से ऊपर है, वो जो है इंडिया से ज़्यादा अच्छे हैं, उनके जो तरक्की है वो ज़्यादा बेटर हो रही है, वहाँ के लोग ज़्यादा बेटर कंडीशंस में इकोनॉमिकली भी। फिर उसके अलावा जो है भाई उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा है, और वहाँ पे ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं इंडिया के मुकाबले, 130 लोग हैं। ठीक है, पाकिस्तान की जानना चाहेंगे तो हम बता देते हैं, करीब 100 150 के आसपास रहती है, 150 160 के बीच में। ठीक है, पर हमारा वो मैटर नहीं है फिलहाल। तो इंडिया की रैंक इतनी बुरी है, हम दूसरे देशों की क्या बात करें। ये HNI इंडेक्स, HDI सॉरी मैंने HNI लिख दिया, HDI इंडेक्स तो फिर भी ठीक है। अब सोचिए ये ठीक है तो बुरा क्या है? बुरा है हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स, GNH इंडेक्स। इसमें टोटल 149 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, जिसमें से इंडिया की इस साल की रैंक रही है 139, 2021 की रैंक है 139। पिछले साल की रैंक थी 144, और उससे पिछले साल की रैंक थी 140। मतलब आप मोटा मोटा कह सकते हैं कि 140 की रेंज में इंडिया रहती है, लोएस्ट 10 की। मतलब इंडिया जो है दुखी देश कहा जाता है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, की लोएस्ट 10 में रहा जाता है। अब आप ये मत कहिए कि वेस्टर्न एजेंडा है ये, तो भाई वेस्टर्न कंट्रीज अपने आप को टॉप पे रखेंगी। तो हम आपको बता दें कि
ये जो कमेटी है इसके चेयरमैन भूटान के किंग ही रहते हैं, उनकी निगरानी में ये इंडेक्स बनाया जाता है। ठीक है, और एसडीआई इंडेक्स जो है यूएन की निगरानी में इस तरह से बनाया जाता है। इसलिए इसलिए आप जो है इंडिया की रैंक, बुरी रैंक देख के ये ना सोचें कि वेस्टर्न एजेंडा है, बल्कि समझें कि इंडिया अभी कितना पीछे है और आगे कितना हमें इसको आगे ले जाना है। इंडिया को एक अच्छी कंट्री बनाने के लिए कितनी मेहनत करने की हमें ज़रूरत है। तो चलिए, हमारा इकोनॉमी का पार्ट तो पूरा हो गया है। अब अगली बार से हम बैंकिंग के बारे में बात करेंगे। उससे आपका अगली क्लास में हम बात करेंगे कि भाई कॉइनेज के बारे में, ये जो करेंसी है ये कैसे आई दुनिया में। पहले तो गोल्ड से होता था, सिल्वर से सब काम होता था, तो करेंसी नोट पे कौन लेके आ गया इस दुनिया को। करेंसी कैसे कैसे जो है गोल्ड को के स्टैंडर्ड को हटा के डॉलर पे आ गई, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ऐसी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो पे लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी सभी वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।